एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। बजट पर लगातार महाकवरेज जारी है। मोदी सरकार 3.0 का पहला ये बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। तो सवाल ये है कि आखिरकार किनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगातार उम्मीद हर वर्ग कर रहा है। आज उम्मीदों भरा दिन है, तो आखिरकार किसानों की उम्मीद क्या पूरी होगी? क्योंकि किसान यही मांग कर रहे हैं कि जो कृषि व्यवसाय है वो अब घाटे का सौदा हो गया है। क्या राहत, क्या रिफॉर्म्स, क्या नई स्कीम्स यहां पर लॉन्च की जा सकती है? इसके साथ साथ युवा भी कह रहे हैं कि रोजगार सृजन पर खास फोकस हो, चुकी कई चुनौतियां भी देखिए मोदी सरकार के सामने है, चाहे वो महंगाई हो या फिर रोजगार सृजन, क्या उसको भी यहां पर साधने की कोशिश बजट के जरिए होगी। तो वहीं व्यापारी, खासतौर पर खुदरा व्यापारी, छोटे व्यापारी भी कह रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर भी उम्मीदों भरी निगाहों से कर रहा है इंतजार। हरिवीर हमारे संवाददाता धौलपुर से जुड़ रहे हैं और देखिए अलग अलग शहरों का अभी हम रुख कर रहे हैं और वहां की जनता क्या उम्मीद कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, ये उम्मीद जानने की कोशिश कर रहे हैं। हरिवीर, आप मुझे लग रहा है कि किसी के घर पर हैं और घर पर भी एक बजट तैयार होता है जिसमें एलोकेट किया जाता है कि भाई शिक्षा पे इतना खर्च करना है, घर के राशन पानी पे इतना खर्च करना है, घूमने फिरने के लिए इतना खर्च करना है और इतनी बचत भी करनी है। बजट कुछ इसी तरीके का होता है। ये बजट जो है वो देश का बजट है, तो आखिरकार घर के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? हरिवीर, आपको ऑडियो मिल रहा है? हरिवीर तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, अशोक भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जरा आपके आसपास अगर लोग हों उनसे बात कीजिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज बजट से? में महिलाओं को काफी उम्मीद है। हम एक घर के किचन में मौजूद हैं जहां पर परिवार चलाने वाली महिला किस तरह से इस बजट को देखती है, इसे लेकर हम यहाँ आए हैं। हालांकि क्या स्थिति रहती है ये देखने वाली बात है, लेकिन महिलाएं क्या सोचती है ये देखते हैं। आप किचन में, क्योंकि आप बाहर बिजनेस भी करती हैं और किचन में भी संभालती हैं, किस तरह की महंगाई को लेकर कोई निजात की उम्मीद है या फिर कैसा बजट चाहती हैं आप? सबसे पहले तो जो भजनलाल जी ने हमारे बजट दिया है, केंद्र सरकार बजट पेश की, बिल्कुल अभी पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ भजनलाल जी को। उसके बाद में जैसे भजनलाल जी ने हमारे को राजस्थान में किया है, वैसे ही जो केंद्र में निर्मला जी सीतारमण है वो उनसे भी यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है सारी महिलाओं को। जो केंद्र में सरकार हमारे मोदी जी की है, मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बजट किया है पास, हमेशा महिलाओं को ध्यान में रख के ही कानून बनाया है। तो हमारा पूरी विश्वास है सारी महिलाओं को कि इस बार भी महिलाओं को ध्यान में रखकर ही जो हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो महिला के हित में ही, जो महिलाओं के हित में जो पूरी पारिवारिक चीज होती है जिसमें से अनाज है, दालें हैं, कॉस्मेटिक है, शिक्षा है, आवासीय है, सभी में अच्छा वो पेश करेंगी बजट। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत भी 80C में जो है वो हमें छूट अच्छे से अच्छी दी जाए और मकान बनाने के लिए जो हमें राशि है वो थोड़ा सा बढ़ा दी जाए। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटल है, उसमें मोदी जी से हमारा यही है विनती कि इस बार हम चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंटल है, जो हमें जो आवास के लिए डॉक्यूमेंट होता है वो कम से कम हो और जो भी कार्रवाई हो कागजी स्तर पे ना होकर वास्तविक स्तर पे हो। और महिलाओं को जो उद्योग के लिए ऋण दिया जाता है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो बहुत ज़्यादा कम हो। और जो जैसे मोदी जी ने भारत आटा निकाला है, भारत दालें निकाली हैं, तो उसमें और बढ़ोतरी की जाए, जब भारत दाल के अंदर वैरायटी बन जाए ताकि बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके, एक महिला अच्छा पोषण में ध्यान रख के अपनी पूरी रसोई को व्यवस्थित कर सके। और साथ में महिलाओं के हर एक वर्ग यही चाह रहा है, आजकल सभी सुंदर दिखना चाहती हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हैं, हर कोई यही चाह रहा है कि उसके लिए क्या कुछ खास इस बजट में होना चाहिए, क्योंकि रंजन लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है अशोक, समझ गए कि क्या चाहिए। हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कितनी दर के साथ ग्रोथ हो ताकि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो विकसित की तरफ बढ़ सके, और इसके लिए जरूरी ये है कि कृषि और माइक्रो सेक्टर में जो इनकम है उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आप जहां पर जुड़े हुए हैं तमाम लोग वहां पर हैं, आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन अशोक हमारे साथ जुड़े हुए, फिर से अशोक की तरफ रुख कर लेते हैं। अशोक, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि बजट को लेकर क्या और वहां पर लोगों की उम्मीदें हैं? जी
जी बिल्कुल, युवा भी है हमारे साथ, जो महिला युवा हैं, किस तरह की इनको अपेक्षाएं हैं, क्या आप सोचती हैं किस तरह का बजट होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में आपको और बढ़ोतरी चाहिए होगी, किस तरह की सुविधाएं चाहिए होगी? आप बोल नहीं पा रहे, आप बताएं, आप महिला हैं, घर का बजट जो है आप ही संभालती हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? जी, मोदी जी ने गैस दी है, गैस भी सस्ती करी है, लेकिन वो हर चीज, आलू प्याज, हरी सब्जियां, दालें हैं, ये भारत आटा है, हर चीज थोड़ी और सही हो तो घर चलाने में सही रहेगा। जैसे पेंसिल आती है, अभी किसी को रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, तो फिर घर कैसे चलेगा महंगाई में? तो और रोजगार भी मिले, बैठे हैं, गाड़ी कोई भी मिले तो उसमें घर चलाना सही रहेगा। अब एक ही पेंसिल से तो सारा घर चलता नहीं है। और बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जो भी है हमारे बेटे, उनके लिए रोजगार मिले, मोदी जी सब देवे। देखिए, हम श्रुति लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि पहले जमाने में एक फैमिली से एक बंदा कमाता था और पूरा घर खाता था, लेकिन यहाँ पर अशोक अब स्थिति बदल चुकी है। अब यहाँ होता है कि जितने लोग हैं वो अगर कमाई नहीं करेंगे तो फिर आखिरकार घर कैसे चलेगा, चूंकि महंगाई का ये दौर हो चुका है। और एक असमानता भी यहाँ पर, जो कि हमने आर्थिक सर्वे देखा उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सैलरी में असमानता बहुत हो गई है, यानी कि जो गरीब है वो और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। एमएसएमई पे खासतौर पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है जहां से रोजगार सृजन होता है उस पर खास फोकस करने की जरूरत है। जोधपुर से भी हमारे संवाददाता रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन, देखिए, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है, हम किसी तरह से अपना राशन पानी का तो हिसाब कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए रोजगार जरूरी है। और क्या अब ये माना जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर देते हुए इस ओर भी बजट में ध्यान दिया जाएगा? युवाओं क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। जी, अरे यार भाई जी। रंजन, हम आपकी तरफ आएंगे। यही सवाल हरिवीर, अगर आपको ये सवाल सुनाई दिया हो तो इसका जवाब दीजिए, और आपके पीछे भी लोग खड़े हैं, उनसे रिएक्शन भी ले लीजिए बजट को लेकर। आज उनकी उम्मीद क्या है? आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है, और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं वो आज पेश करेंगी। तो हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, ये मौजूद हैं धौलपुर में, तो इनसे ही जान लेते हैं कि जो मोदी सरकार का जो बजट आ रहा है उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मोदी सरकार का जो बजट आ रहा है, पिछले उन्होंने जो उनके 2 कार्यकाल बीत चुके हैं और ये तीसरा बजट है, तो हमारे को जो उम्मीद है, खासतौर से पूर्व सैनिक होने के नाते, हम ये सोचते हैं कि मोदी सरकार को हमारे जो पूर्व सैनिकों के लिए जो उनका जो पेंशन की जो व्यवस्था है उसमें जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियां थी उनको थोड़ा दूर किया जाए तो और बेहतर हो, क्योंकि इस वर्ष भी आने वाला है। और दूसरा चीज जो हमारे जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेना के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, और भी अच्छा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम पे ले आया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। मोदी सरकार अपना आज तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीद रखती है पूर्व सैनिक? हम पूर्व सैनिक ये चाहते हैं, पूर्व सैनिकों की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं पहले से दी जा रही हैं वो बड़ी जगह पर उपलब्ध हैं, और जो छोटे जिले बाद में बने हैं उनको वहाँ से जोड़ दिया गया था, लेकिन अब वहाँ इतने वो समृद्ध हो चुके हैं कि वहाँ पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही तो चिकित्सा की, ना कैंटीन की, किसी तरह की सुविधा नहीं। और वो लोग कोई 90 किलोमीटर, कोई 95 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनके ऐसे इमरजेंसी तबीयत खराब होने से कहाँ पर वो जाएगा, किधर फॉरवर्ड कराएगा, क्या चिकित्सा मिलेगी? आप बताएं। अग्निवीर योजना जो खत्म होनी चाहिए, अग्निवीर योजना है ये खत्म होनी चाहिए। इससे सैनिकों का मनोबल बहुत टूटता है, और जो हम 4 साल में सीखते हैं किसी भी चीज को, वो हम जो ना कैसे हम देश को वो कर पाएंगे। जाहिर तौर पर राजस्थान चूंकि वीरों की भूमि है और शेखावटी से खास तौर पर कई लाश शहीद भी हुए हैं, और यहाँ पर तमाम चाहे पूर्व सैनिक हो या मौजूदा सैनिकों की तरफ से यही मांग है कि कुछ सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाई जाए। अग्निवीर को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। अशोक का हम रुख कर लेते हैं, श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अशोक, काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब तो से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी 7वीं बार। श्रीगंगानगर के लोगों को क्या उम्मीदें हैं? मेरी आदत है, बाद में मिस कॉल सब पे फोन करता हूं।
अशोक तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रंजन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जरा जोधपुर चूंकि टूरिस्ट सिटी भी है और पर्यटन पर व्यवसाय खासतौर पर राजस्थान का टिका है, एक बड़ी रीढ़ इसे अर्थव्यवस्था की मानी जाती है, तो आखिरकार जोधपुर के व्यापारी, पर्यटन से जुड़े हुए तमाम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ये जो समय है ये व्यापारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण समय है, उनके प्रतिष्ठान खोलने का समय है। मेरे साथ में कई व्यापारी सीधे उन्हीं के पास आते हैं। बजट को लेकर के क्या कुछ मांगे हैं, जल्दी जल्दी आपके रिएक्शन। व्यापार, किसी भी व्यापार के या किसी भी देश के लिए उसकी जीडीपी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जीडीपी तब बढ़ती है जब एक्सपोर्ट अच्छा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छा होता है तो पैसा आता है, तो पैसा आता है तो व्यापार भी अच्छा चलता है और देश भी अच्छा आगे बढ़ता है। इसी कारण से जैसे गवारगम हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, उनसे संबंधित व्यवसाय हुए, ये पूरे विदेशों में फैला हुआ व्यापार है, इसकी अनदेखी लगातार की जा रही है। क्या चाह रहे हैं आप बजट में? आप हम चाहते हैं कि भी इसका जीएसटी का सरलीकरण हो और साथ ही साथ बाहर जो माल भाड़ा लग रहा है उसके लिए भी सरकार कुछ काम। आपका क्या रुख है? मैं चाहता हूँ ये जीएसटी जो वो है वो सरल हो, इसमें व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लगते हैं, इसमें हम परेशान हो रहे हैं। और एक जो ये मार्केट, हम दवा के व्यापारी हैं, ऑनलाइन बिक्री इसमें कम हो तो ऑनलाइन क्या बात है, क्या खुदरा व्यापार को देखते हुए क्या? खुदरा व्यापार का ये है, एक्चुअली अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो व्यापार में मध्यम वर्गीय व्यापार बहुत ज्यादा है, बड़ों के लिए तो हमेशा सोचा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार बजट में मुख्य फोकस मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर किया जाए। उनको कहते हैं कि थोड़ी सुविधा दी जाए, उनको जीएसटी में सरलीकरण। बिल्कुल सामान्य आदमी है, टैक्सी चालक है आप, पेट्रोल डीजल के भाव के साथ साथ पर्यटन नगरी है जोधपुर, क्या कुछ सर? पर्यटन नगरी में पूरा विस्तार होना चाहिए जो भी है, और पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। हमारे सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगा पेट्रोल डीजल है वो अपने राजस्थान के अंदर है, इसका जो वेट है जो इसका कम होना चाहिए सर। ये आपका क्या मानना है? मेरा आपके चैनल के माध्यम से दो सुझाव है भारत सरकार को। एक तो रेल मंत्रालय के अंदर जो थी वो बंद कर दी गई है, वो वापस चालू करें, और अभी एक नया शुरू किया गया कार्यक्रम के जो एसी में और स्लीपर क्लासेस में जो वेटिंग वाले होते हैं उनको उतार दिया जाता है, या तो रेलवे डब्बे बढ़ाए या वेटिंग टिकट नहीं दे, इनमें सुधार करें। दूसरा मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव भारत सरकार से है कि नरेगा श्रमिक है उनसे अगर एक एक पौधा लगवाया जाए तो ये जो भीषण गर्मी से हम जूझ रहे हैं इससे हमें राहत मिल सकती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूं। अलग अलग विचार, आपका एक रिएक्शन लेना चाहिए। हम ये कहना है बजट के अंदर जो शिक्षा पढ़ने है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा फोकस किया जाए, जो आने वाली नवयुक्त पीढ़ी है जो स्किल के साथ अपना काम सीख सके और अपना व्यापार बढ़ा सके, इसीलिए बजट से हम ये फायदा चाहते हैं। कई अच्छे सुझाव भी यहाँ पर आ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी पर भी खास फोकस पिछली बार भी अंतरिम बजट में हमने देखा था, राजस्थान सरकार के बजट में भी खास फोकस था, लेकिन केंद्र के बजट में क्या कुछ खास रहेगा श्रुति, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है, अगर अशोक आपको आवाज मिल रही हो, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरी है कि मर्केंडाइज इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ाए, और मर्केंडाइज इकोनॉमी के बढ़ने पर इस बार का अगर बजट फोकस रहता है तो इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये अमृतकाल का बजट होगा और विकसित भारत 2047 के विजन को वो वाकई दर्शाएगा। अशोक। बिल्कुल, देखिए श्रुति, हम इस समय श्री गंगानगर की धान मंडी में मौजूद है और धान मंडी में किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है उस बजट से किसानों को क्या उम्मीदें हैं। गोयल साहब, राजस्थान सरकार का हाल ही में बजट आ चुका है, अब आज केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? गंगानगर एक सीमांत और कृषि प्रधान जिला है, यहाँ लोगों के आय का साधन कृषि पर निर्भर है, तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले, समर्थन मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा खरीद हो ताकि किसान की आय बढ़े। किसान की आय बढ़ेगी तो मजदूर और व्यापारी की भी आय बढ़ेगी, तो कृषि पर ज्यादा उम्मीद है। और उसके अलावा युवाओं को रोजगार पर सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, युवाओं के लिए कुछ न कुछ रोजगार के साधन बढ़ाए जाने चाहिए। एक मैं गोयल साहब आपसे जानना चाह रहा था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए दी जा रही है और अब राजस्थान सरकार ने भी उसमें 2,000 रुपए का इजाफा किया है, तो इस चीज को लेकर भी कोई उम्मीद है आपकी तरफ? हाँ, इसको किसान सम्मान निधि योजना सरकार की अच्छी योजना है, इसमें भी रकम बढ़ाई जानी चाहिए। आजकल 6,000 में होता क्या है, एक महीने बच्चे की फीस में नहीं सरता, तो कुछ न कुछ इसमें अच्छा बढ़ावा करना चाहिए। खाद बीज को लेकर कोई उम्मीद है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि निम्न क्वालिटी का बीज सामने आ जाता है या नकली बीज सामने आ जाता है, किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे इलाके में 2 साल से गुलाबी सुंडी जो है
वो बहुत नुकसान कर रही है। पिछले साल भी किसान नुकसान में गया, इस साल भी गुलाबी सुंडी नुकसान दे रही है। तो बीज सर्टिफाइड और बीज विक्रेता की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बीज बोया है तो उत्पादन होना ही चाहिए। तो किसानी तबके के अलावा यदि हम बात करें मध्यम वर्गीय की, युवा वर्गीय की और खासतौर से एक मिडिल क्लास आदमी की जो रोजमर्रा के अपनी जीवन शैली से काफी स्ट्रगल करता है, उसके लिए क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? मध्यम श्रेणी के लोगों को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। जो अलग अलग टैक्स लग रहे हैं, जीएसटी की दर घटानी चाहिए और युवाओं के लिए रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा पैदा करने चाहिए ताकि युवा जब रोजगार में लगेगा तो असंतोष पैदा नहीं होगा। देखिए श्रुति, ये श्रीगंगानगर जिले के किसान हैं और साथ ही कृषि उपज से संबंधित व्यापार भी करते हैं। क्योंकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वो जिला है जो कृषि प्रधान जिला है, तो किसानों को काफी उम्मीद है इस बार केंद्र सरकार के बजट से। देखिए रोजगार को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, उम्मीद भी जताई जा रही है, लेकिन रोजगार का सीधे मतलब ये नहीं होता है। हमने जो ट्रेंड देखा है मोदी सरकार में कि इतनी भर्तियां होंगी, इस तरीके की कोई भी यहाँ पर स्कीम या फिर घोषणा नहीं होती है। होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस करके, अलग अलग सेक्टर्स पर खास फोकस करके वहां से रोजगार जो है सृजन होता है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके साथ कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं भरतपुर में, जरा उन लोगों से भी बात कीजिए। आखिरकार आज युवा क्या सोच रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से? देखिए बिल्कुल हमारे साथ भरतपुर के युवा मौजूद हैं और लगातार वो जो आस लगाए बैठे हैं बजट से कि उनको बहुत कुछ बजट में मिलेगा, क्या उनकी उम्मीद है और क्या उनको मिलेगा, क्या वो सोच करके बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? देखिए आज केंद्र सरकार का बजट पारित होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री से आशा करता हूं कि भरतपुर के अंदर वो युवाओं के लिए नौकरी देने का, आधुनिक लाइब्रेरी से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर खेल ग्राउंड जैसी अनेकों सुविधाएं वो देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के? देखिए हम बीजेपी सरकार से भरतपुर का युवा सोचता है क्योंकि भरतपुर संभाग का मुख्यालय है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, लेकिन डीग जिले को अलग होने के कारण वो यूनिवर्सिटी भी डीग जिले में चली गई है। तो हम तो अपने बीजेपी सरकार से ये अपील करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि एक तो यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, दूसरा रोजगार के लिए साधन होने चाहिए, क्योंकि युवाओं के बारे में अगर बीजेपी सरकार सोचती तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और रोजगार के बारे में। तो बिल्कुल। और क्या सोचते हैं जिस तरह से युवा बेरोजगार है आज, किस तरह से इंडस्ट्रीज भरतपुर में पहले थी, अब क्या स्थिति है उसको लेकर? देखिए हम चाहते हैं पूरा भरतपुर ये चाहता है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया फिर से शुरू किया जाना चाहिए, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके, उनका परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे दिल्ली से सीधे तस्वीरें हैं। बजट की एक कॉपी देखिए जाती हुई अंदर दिखाई पड़ रही है। ये सीधे जो वो बजट जो आम आदमी से सीधे जुड़ा हुआ है, ये दिल्ली से सीधे तस्वीरें। आपको इसके पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साथ में मौजूद थे। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बजट की कॉपी सीधे पार्लियामेंट यानी संसद के भवन के अंदर प्रवेश कर चुकी है और अब वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी जहां पर बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद सीधे सदन के निचले अदालत यानी कि निचले सदन यानी कि लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। और ये बजट की कॉपी बड़ी लिमिटेड भी हो गई है श्रुति, ये भी बताना जरूरी रहता है, जो कि अब डिजिटली ये पूरी तरीके से निर्भर होता है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण बजट पेश करती है तो कुछ सदस्यों के लिए ये सिर्फ जो कॉपी है वो वहां पर दी जाती है ताकि वो वहां पर एक बार रिव्यू कर सके, देख सके। झुन्नू से भी हमारे संवाददाता कृष्ण जुड़ चुके हैं। कृष्ण, सबसे ज्यादा जरूरी ये है इस समय कि सरकार का हम वो चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप झुंझुनू में जहां पर खड़े हैं, क्योंकि महिलाएं पीछे खड़ी हैं और सबसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट अगर माना जाता है तो वो महिलाओं का ही माना जाता है। और इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, तो महिलाओं का बजट को लेकर क्या फोकस है, क्या ध्यान है और क्या उम्मीदें जता रही हैं? महिलाओं का महिला से क्या उम्मीद है, क्योंकि वित्त मंत्री भी हमारी महिला है और खास फोकस मोदी सरकार का महिलाओं पर ही रहा है।
पेश करेंगी और देश की आधी आबादी है उसको भी इस बजट से बड़ी उम्मीद है। हमारे साथ झुंझुनू की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीद है, क्या कुछ होना चाहिए महिलाओं को लेकर इस बजट में खासकर? महिलाओं के लिए बजट में जो लखपति योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इनका विस्तार होना चाहिए और खासतौर से सरलीकरण। और इन योजनाओं का जो फायदा है वो जन जन तक पहुंचे। तो इसके लिए जो एक सामाजिक अनुसंधान परिषद यूजीसी है, तो एकेडमिक पर्सन का उपयोग करते हुए फेलोशिप कार्यक्रम चलाए, जिससे ये पता चल पाए कि कितनी योजनाओं का जिले वाइज फायदा मिल रहा है और उन योजनाओं में जो सजेशन सुझाव मिलते हैं तो वो आगामी बजट में उसे उपयोग में लिया जाए। एक महंगाई बड़ा मुद्दा है, क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में महिलाओं को लेकर खासकर, ताकि जो गृहिणियां हैं उनका जो बजट है रसोई का वो कम हो सके? देखिए, वित्त मंत्री महिला है और उम्मीद ये है कि एक घर में जब लेडीज रहती है तो उसकी सारी जो काम वो करती है रसोई में, सबसे पहले जैसे गैस है, राशन का सामान है, जितनी चीजें हम घर में सारे दिन सुविधाओं को। ये आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के महामहिम द्रौपदी मुर्मू से सीधे मुलाकात करते हुए और दही चीनी खिलाते हुए, वही परंपरागत तरीके से, क्योंकि बजट का परमिशन आज लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके बगल में दाहिने हाथ पर आपको वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नजर आ रहे हैं। ये परमिशन के बाद सीधे संसद की तरफ रुख करेंगी, तो ये भी जो परंपरा थी वो भी निभाते हुए आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे राष्ट्रपति भवन से नजर आए। और जाहिर तौर पर दही चीनी का चूंकि एक शगुन होता है, शुभ माना जाता है कि कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं तो उससे पहले दही चीनी खिलाएंगे तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। तो क्या मंगल रहेगा सबके लिए बजट, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, एक प्रश्न भी हमारे साथ तमाम महिलाओं के साथ जुड़े हैं, क्योंकि घर का बजट महिला संभालती हैं, देश का बजट भी महिला संभाल रही हैं, तो ये महिला शक्ति ही है यहाँ पर। श्रुति, कृष्ण, ओवर टू यू, जरा महिलाओं से बात कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दे रही थी वो। वित्त मंत्री आज अपना बजट पेश करने जा रही है, महिलाओं को क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि घर का जो बजट का कामकाज है वो महिलाएं संभालती हैं और देश का बजट है वो भी महिला वित्त मंत्री के हाथ में? देखिए, ऐसा है कि घर में जो जितनी भी चीजें महिला अपनी रसोई में यूज करती है, आज महंगाई का हम देख रहे हैं, तो उम्मीद हमसे यही है कि अब जो बजट हमारे लिए आएगा वो सारी चीजें जो हम रसोई में यूज करते हैं, चाहे वो गैस है, चीनी है, धनिया है, एक छोटी से छोटी चीज, मिर्च मसाले सब्जी बनाने में या रोटी बनाने में, हर चीज में जो हम यूज में लेते हैं वो हमें सुविधाजनक मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ योजनाओं का विस्तार होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से इस बजट में महिलाओं को लेकर? इस बार जो हमारी महिला वित्त मंत्री लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, ये सब लेकर आई हैं, इससे महिला कौशल को बल मिलेगा। और साथ ही ये व्यवस्था एक होनी चाहिए कि जो नीडी होते हैं उन तक वो उन योजनाओं की जानकारी एक्चुअली नहीं पहुंच पाती, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या योजनाएं चल रही है। सरकार बहुत कुछ करती है लेकिन वो उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो एक इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी सारी जानकारी महिलाओं तक पहुंचे, ताकि उन्हें, कृषक महिला है तो उनके लिए भी बहुत कुछ सरकार करने जा रही है, तो वो पूरा फायदा उठा सके इस चीज का। आपके नजरिए से क्या कुछ होना चाहिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, और इस बजट से महिला वर्ग को क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी बहुत ज्यादा सक्षम और टैलेंटेड महिला है। उनसे हम तो सब महिलाएं एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि हमारी जितनी भी सेविंग हो महिलाओं की, वो टैक्स फ्री होनी चाहिए टोटल, बिना किसी मतलब भय के हम अपनी सेविंग को बचा के रख सके। बजट में बचत बहुत जरूरी है। और देखिए, सेविंग की परंपरा भी रही है भारतीय संस्कृति पे। अगर आप जोर दें तो खासतौर पर परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग भी आपको यही सिखाते हुए नजर आते होंगे, यही निर्देश देते होंगे, बेटा कितना भी खर्चा कीजिए बचत जरूर कीजिए। और बचत जो है वो आपके कठिन समय में भी काम आती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन तो बहुत हो गया श्रुति इस बार, ये अच्छा खासा रहा है, तो क्या वो पिटारा खुलेगा महिलाओं के लिए? क्या बजट में महंगाई से राहत मिलेगी? क्योंकि तिजोरी जो है वो काफी टाइट कर दी गई है, स्पेशल स्टेटस की डिमांड को खारिज कर दिया गया है, 8 पे कमीशन को भी नो कह दिया गया है। तो बजट से पहले कुछ संकेत दिए गए हैं तिजोरी टाइट करने के लिए, वो तो कितनी खोली जाएगी सब वर्ग के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और इसीलिए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजकोषीय घाटा कितना कम होगा, सरकार पर इसका फोकस जरूर होना चाहिए। और उसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो निवेश, दूसरा ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है।
है, यहाँ तक कि हम स्किल डेवलपमेंट फॉर एजुकेशन और उसके साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आखिरकार किस वर्ग को क्या उम्मीदें हैं, लगातार हमारे संवाददाता बता रहे हैं। खास पैनल से समझेंगे कि आखिरकार पिटारे से आज वित्त मंत्री के क्या कुछ निकलने वाला है। लगातार महा कवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।